स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमने कौन सा पोर्शन लिया है? हमने यहाँ पर केमिस्ट्री का पोर्शन लिया है एंड हम रिवीजन कैसे करने वाले हैं? बाय डिस्कसिंग द वेरियस क्वेश्चंस। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की और उनकी हेल्प से हम यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे from the general science। ठीक, so let's start today's session with the first question। first question on screen क्या बोल रहा है? the purest form of iron is। आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? रॉट आयरन, स्टील, पिग आयरन और निकल स्टील। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखेंगे, निकल स्टील, दैट मींस ये वो वाला स्टील है जिसमें निकल भी प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। इसके बाद स्टील की बात करेंगे। अगर मैं आपको स्टील की बात बोलूं तो स्टील होता क्या है? स्टील बेसिकली एक एलॉय होती है। किस किस की? एलॉय ऑफ, ये होती है आयरन की, प्लस मेनली हम यहां पर कार्बन को लेते हैं। जब आयरन और कार्बन की एलॉय हम बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टील। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए, रॉट आयरन एंड पिग आयरन। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो रॉट आयरन जो है ये प्योरेस्ट होता है। यहां पर मैं लिखूंगा रॉट आयरन जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है। ठीक, जहां तक इसकी बात है, इसमें ये भी एक एलॉय है बेसिकली, ये भी एक एलॉय है। इसकी भी मैं आपको बोल दूं, ये भी एक एलॉय है। किस किस की? ये एक आयरन की एलॉय है, प्लस इसके साथ हम कार्बन को लेते हैं। लेकिन जो ये वाली एलॉय है, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो बहुत ही ज्यादा लेस होती है। वी वुड से दैट 0.08% इसमें कार्बन होता है प्रेजेंट। वहीं पर अगर हम पिग आयरन को देखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा, अगर हम पिग आयरन की बात करेंगे तो पिग आयरन में भी ये भी एक एलॉय है, इसमें भी आयरन, पिग आयरन हम बोलते हैं आयरन प्लस कार्बन को। लेकिन इसमें जो कार्बन की कंसंट्रेशन है, द अमाउंट ऑफ कार्बन इन एयर इज बेसिकली 3.5 टू 4.5%, जो कि बहुत ज्यादा है इस वाले से, रॉट आयरन से। तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स रॉट आयरन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इन दो ऑप्शंस को तो काटो, ये रेडियो एक्टिविटी का केस यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास बच गए फिजन एंड फ्यूजन। यहाँ पर मैं इन दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना, फिजन, एक टर्म है फिजन एंड दूसरी टर्म जो यहाँ पर यूज की गई है दैट इज फ्यूजन। फिजन क्या होता है? फिजन होता है ब्रेकेज। दैट मीन्स जब एक हैवी न्यूक्लियस, जब हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होगा, वो अगर ब्रेक होगा इनटू द स्मॉलर वंस, इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई, उसको हम बोलेंगे फिजन। वहीं पर अगर हम फ्यूजन की बात करेंगे, यहां पर क्या होगा? यहां पर कंबाइन होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पर मैं लिखूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियर, और वो बनाएंगे एक हैवी न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो उसको हम बोलेंगे फ्यूजन। अगर हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करेंगे तो ये फ्यूजन पे डिपेंड, ये फ्यूजन वाले प्रिंसिपल पे क्या है? बेस्ड है। यहां पर बेसिकली होता क्या है हाइड्रोजन बॉम्ब में? एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये फ्यूज करते हैं, दैट मींस फ्यूजन होता है, और ये हैवियर न्यूक्लियर बनाता है, हीलियम वाला न्यूक्लियस ये बनाते हैं, एंड वहां पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर? Okay, next to it is question number next, that is which of the following are the chemical changes। इनमें से कौन सी वाली चेंजेस क्या है? केमिकल चेंजेस। चेंजेस दो तरीके की होती है, एक तो होंगी केमिकल, केमिकल, और दूसरा टाइप ऑफ जो होता है वो होता है फिजिकल। केमिकल में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर होती है। एंड जो फिजिकल होती है, यहां पर नो केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्मड, नो सीबीज आर फॉर्मड, कोई भी केमिकल बॉन्ड यहां पर नहीं बनता है। चलिए कुकिंग ऑफ फूड को देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है, बेसिकली जब हम फूड को कुक करते हैं तो हम उसको हीट देते हैं। जब हम उसको हीट देते हैं तो उसका स्टेट भी चेंज होता है जब हम उसको कुक करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पर बोल दूं, जो केमिकल चेंजेस होती है वो होती है इरिवर्सिबल, एंड जो फिजिकल चेंजेस होती है वो होती है रिवर्सिबल। याद रखना, कुकिंग ऑफ फूड क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? ऑब्वियसली ये इरिवर्सिबल है। दैट मींस ये हमारी क्या हो जाएगी? केमिकल चेंज। इसको मैं सी से डिनोट करूंगा। आफ्टर दैट डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड डाइजेस्ट होता है, ये दो तरीके से डाइजेस्ट होता है, या तो होगी फिजिकल डाइजेशन या होगी केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में टीथ हेल्प करते हैं जब चर्निंग ऑफ फूड हम करते हैं या ग्राइंडिंग ऑफ फूड करते हैं। आफ्टर दैट आता है केमिकल डाइजेशन, जब इसमें क्या करते हैं? एंजाइम्स एक्ट करते हैं। बेसिकली जब डाइजेशन ऑफ फूड होती है तो ये सॉल्युबल स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स फूड,
एंड यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। क्या इसको हम फिर रिवर्स कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। इसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब वाटर को हम फ्रीज करते हैं ये आइस बनेगा, अगर हम इसको फिर से हीट करेंगे तो ये बेसिकली फिर से वापस आ सकता है, दैट मीन्स ये रिवर्सिबल है, तो ये हमारा बन जाएगा फिजिकल चेंज। एंड वाटर इज हीटेड अप, जब हम वाटर को हीट करेंगे वो गैसियस स्टेट में हो जाएगा, और जब हम उसको फिर से कंडेंस करेंगे तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगी? फिजिकल। What we were supposed to do is we were supposed to find out the chemical changes। हमें यहाँ पर देखना था कि केमिकल चेंज कौन कौन सी है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो बोल रहा है ए एंड बी। क्या ये बात भी क्लियर है? नेक्स्ट टू इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटाइन। ब्यूटाइन की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है? यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। हाइड्रोकार्बन्स याद रखना, HC से मैं यहाँ पर लिखूंगा। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तीन टाइप्स के, एक तो होता है अल्केन, अल्केन ANE अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन ALKENE अल्कीन, एंड जो थर्ड वाला होता है दैट्स अल्काइन YNE। याद रखना, अल्काइन, अल्कीन एंड अल्केन। ये जो अल्केन्स होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है इनमें प्रेजेंट, याद रखना। जो अल्कीन होते हैं इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। और जो अल्काइन होते हैं इनमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, यहां पर मैं लिखूंगा ट्रिपल बॉन्ड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपको यहां पर अंडरस्टैंड क्या करना है, इनकी जनरल फार्मूला। अगर मैं अल्केन्स की बात करूंगा, इनकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n। क्या ये बात भी क्लियर है? +2। क्या ये बात भी क्लियर है? इसके बाद अल्कीन की बात करेंगे, यहां पर जनरल फार्मूला होती है CnH2n। और अगर हम अल्काइन की बात करेंगे, इनकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n एंड -2। क्या ये बात भी क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पर ब्यूटाइन की बात हो रही है, दैट मीन्स दिस वन शुड बिलोंग टू दिस ग्रुप अल्काइन। जब ये अल्काइन से बिलोंग करेगा तो हम ब्यूटाइन की बात है, तो N जो है यहाँ पर N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4। क्या ये बात भी क्लियर है? जब हम N की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करेंगे, हम लिखेंगे ब्यूटाइन विल बी डिनोटेड एज C, N के बदले में यहाँ पर लिखूंगा 4, H2 एंड N के बदले में अगेन लिखूंगा 4 एंड -2, दिस विल बी C4 एंड H6। क्या ये बात भी क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर? Next question is which of the following is a non-metal that remains liquid at the room temperature। बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था। क्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन और हीलियम, तो बेसिकली ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। वहीं पर अगर हम मेटल की बात करेंगे, कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो याद रखना वो होता है Hg, यानी कि मरकरी होता है वो। ठीक। Next question is question number next, that's how many molecules are present in 1 mole of water। मोल की यहां पर बात हो रही है। मोल क्या है? SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पता है ये सब आपको? अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है एक मोल ऑफ वाटर, अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ H2O, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगर मैं यहां पर H2O लिखूंगा तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज 1 मॉलिक्यूल। ठीक। अब अगर हम एक मोल की बात करेंगे, याद रखना एक मोल होता है इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं NaH2O, दैट मींस एवोगैड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक। और इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23। याद रखना, तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हमें पूछा गया होता 2 मोल्स में कितने होते हैं, तो हम इसको 2 से डिनोट करते। ठीक है ना, ये एक मोल का वैल्यू है। तो यहां पर ऑप्शंस में देखो, बेसिकली यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, ये जो 23, 26 एंड 22 एंड 23 है ये रेज पावर है, दिस इज लाइक दिस 23 रेज पावर 23 रेज पावर 26 रेज पावर 22। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इनमें से कौन सा वाला मिक्सचर नहीं होता है? देखो, या तो होगा, एक होता है मिक्सचर, या होता है कंपाउंड। मिक्सचर में क्या होता है, याद रखना, मिक्सचर में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, नो केमिकल बॉन्ड्स, इसमें से कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ
केमिकल बॉन्ड्स होती है। एयर को देख लो, एयर हम सबको पता है ये एक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है एंड बाकी सारे गैसेस होते हैं। मरकरी की अगर हम बात करेंगे, मरकरी बेसिकली Hg जो होता है, मरकरी जो होता है, इसमें 7 आइसोटोप्स होते हैं, किसके? मरकरी के। ये भी नहीं होगा। सीमेंट की बात करेंगे, ये भी एक मिक्सचर है। हाउएवर अगर हम मिल्क की बात करेंगे, मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क यहां पर एक कंपाउंड है, याद रखना, मिल्क कंपाउंड है, ये मिक्सचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है किसकी? बेसिस की। एसिड्स एंड बेसिस से लिया गया है क्वेश्चन। एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है एंड सिमिलरली बेसिस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर हम एसिड्स को देखेंगे, एसिड्स होते हैं स्वर इन टेस्ट, याद रखना, स्वर इन टेस्ट इनका होता है। अगर हम बेसिस को देखेंगे तो ये बिटर होते हैं, ये बिटर होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम लिटमस पेपर की बात करेंगे, जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू को करते हैं कन्वर्ट रेड में, एंड जो बेसिस है वो एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं, वो क्या करते हैं? रेड को कन्वर्ट करेंगे ब्लू में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड न्यूट्रलाइज देम। ऑब्वियसली जब एसिड प्लस बेस मिलेगा तो वो एक रिएक्शन करेंगे, वो सॉल्ट बनाएंगे एंड उस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो ठीक है। नेक्स्ट इज दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, नो, ये यहाँ पर बेसिस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एसिड्स की प्रॉपर्टी होगी। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? इनमें से एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? सॉलिड्स के दो टाइप्स होते हैं, या होगा एमॉर्फस, या होगा एमॉर्फस एक सॉलिड, या तो होगा ए क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो क्या होते हैं? अब यहां पर अंडरस्टैंड करो, एमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जहां पर कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी रैंडम अरेंजमेंट होती है, याद रखना, रैंडम अरेंजमेंट होती है। वहीं पर अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे, यहां पर एक रेगुलर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 याद रखना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो बीपी एंड एमपी इनका होता है वो शार्प होता है। अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स को देखेंगे तो इनका नो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई भी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। अब यहां पर देखो, ग्लास की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ग्लास यहां पर हमारा एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। ग्लास की और एक इंफॉर्मेशन यहां पर याद रखना, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है क्रोम एलम, ये हमारा क्रिस्टलाइन है। सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी क्रिस्टलाइन है। ग्रेफाइट, ये भी क्रिस्टलाइन है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश एलिमेंट हैज टू ऑर्बिट्स दैट आर कंप्लीटली फिल्ड। पॉइंट नंबर 1 को यहां पर कैच करना, अगर यहां पर कंप्लीटली फिल्ड की बात हो रही है, दैट मींस द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। अब ऑप्शंस को चेक करो, हीलियम, एर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड नियॉन। बेसिकली जो भी चार ऑप्शंस यहाँ पर है, चारों के चारों क्या है? चारों के चारों यहाँ पर नोबल गैसेस है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब और इंफॉर्मेशन को देखो, एलिमेंट दैट हैज ओनली 2 ऑर्बिट्स, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन और हीलियम। तो बेसिकली वो हीलियम है। अगर हम देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर होता है पीरियोडिक टेबल में और कुछ इस तरीके से हीलियम होता है, ठीक है ना। ये जो हीलियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड इसमें जो शेल्स होती है इसमें जो ऑर्बिट्स में यहां पर बोलूंगा, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो भी होते हैं 2। ये एक ऐसा नोबल गैस है, याद रखना, ये एक ऐसा नोबल गैस है जिसके आउटर ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 2 ही पे इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट होती है। बाकी सारे जो एर्गॉन है, क्रिप्टॉन है या नियॉन है, जो भी नोबल गैस आएगा इसके अलावा, उनमें क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज choose the incorrect pair from the following. pH of stomach acid is 1. Choose the incorrect pair from the below. pH of stomach acid is 1,
एसिडिक जो स्टमक का एसिड होता है उसका पीएच होता है 1, ऑब्वियसली HCl होता है उसका पीएच होता है 1 to 2, ऑब्वियसली ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ लेमन जूस इज 2, हाँ 2 से लेके 3 तक होता है इसका पीएच, ये भी ठीक है। पीएच ऑफ एसिड रेन इज 5, हाँ एसिड रेन जो होता है इसका 4.5 से लेके 5.5 तक होता है, ये भी ठीक है। पीएच ऑफ कास्टिक सोडा इज 5, क्या कास्टिक सोडा का पीएच 5 होता है? नो, कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, ये बेसिक होता है, ये होता है बेसिक इन नेचर। अगर हम इसके पीएच की बात करेंगे वो होता है 13 के इक्वल टू, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 13 के इक्वल टू होता है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की वो हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? जो वाटर की हार्डनेस आती हैं उनमें दो टाइप्स आते हैं, एक तो आती है टेम्पररी हार्डनेस एंड सेकंड वाला जो आता है वो आता है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। अब टेम्पररी और परमानेंट इनमें डिफरेंस क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है दैट्स काज्ड बाय द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, याद रखना, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स से वो होगी, ठीक है ना, किसके? कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, ठीक है ना। अगर हम इसके रिमूवल की बात करेंगे, इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? भाई सिंपली यहां पर मैं लिखूंगा सिंपली बाय बॉइलिंग, इसको हम बॉइलिंग से भी क्या करते हैं? रिमूव कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे, पीएच की बात करेंगे, ये वो वाली हार्डनेस है दैट्स काज्ड बाय द सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, याद रखना, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, किस किस के? या तो कैल्शियम के या तो मैग्नीशियम के, ठीक है ना। और इसको हम रिमूव कैसे करते हैं? इसको हम रिमूव करते हैं बाय अप्लाइंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल बी मोर एसिडिक, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? जो पीएच स्केल होती है, याद रखना पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक रन करती है। और अगर मैं यहाँ पर एक स्केल बनाऊंगा, रफली ये 0 है, ये मैं 7 रखूंगा इसका मिड पॉइंट एंड ये 14 में यहाँ पर रखूंगा। ये जो 7 है ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको मैं बोलूंगा न्यूट्रल पॉइंट। जिस सोल्यूशन का पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा इन नेचर। अब जितना हम 0 की तरफ आएंगे तो उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, याद रखना, जितना कम पीएच उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। वहीं पर अगर हम 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मोर एसिडिक कौन सा है, तो डेफिनेटली पीएच यहाँ पर 2, पीएच 6, पीएच 1 एंड पीएच 0, तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे कम पीएच जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, पीएच इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर ज्यादा एसिडिक होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे मोस्ट बेसिक कौन होगा, बेसिकली ये सारे के सारे एसिडिक हो गए, लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करेंगे आपस में ही तो इनमें से बेसिक सा कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, दैट्स पीएच, जिसका होगा 6, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। याद रखना पहली बात, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद यहां पर हम किस एंजाइम का यूज करते हैं? याद रखना, जाइमेस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है, जाइमेस एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को कैसे कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल में एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। इनमें से किस एलिमेंट को हम यूज करते हैं टू मेक द इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो हम बनाते हैं? आयरन, टंगस्टन, सिल्वर और निकल। तो टंगस्टन का यूज हम करते हैं, आप सबको पता है। अब अंडरस्टैंड करो, टंगस्टन का ही हम यूज क्यों करते हैं, आयरन का यूज क्यों नहीं करते, सिल्वर या निकल का यूज क्यों नहीं करते हैं? बेसिकली जो टंगस्टन होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है एंड 2700 केल्विन पे ये क्या करता है? लाइट को भी इमिट करता है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक। नेक्स्ट इज how many carbon and hydrogen atoms are present in propane respectively। प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन्स भी हमें बोलना है एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी हमें बोलना है। अब यहाँ पर देखो प्रोपेन है, एन ही है, दैट मींस अभी जो हमने डिस्कस किया इसकी जो जनरल फार्मूला होने वाली है वो क्या होगी? CnH2n+2, ठीक है ना, अल्केन है ये सीधे सीधे। अब हमें प्रोपेन की बात हो रही है तो n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, दैट मींस दिस विल बी C3, H 2 3s are 6, 6 plus 2 that means H8, ठीक है ना। that means number of carbons is going to be 3 and number of hydrogens is going to be 8, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। याद रखना जिस हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं मीथेन,
मैथ से हम उसको डिनोट करेंगे, मैथ। जिसको 2 होगा उसको हम प्रीफिक्स लगाएंगे एथ। इसी तरीके से अगर 3 नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो हम जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे प्रॉप। अगर 4 होंगे तो हम लगाएंगे ब्यूट। अगर 5 होंगे तो हम लगाएंगे पेंट। अगर 6 होंगे हम लगाएंगे हेक्स। अगर 7 होंगे हम लगाएंगे हेप्ट। याद रखना। फिर हम देखेंगे एन है, ईन है या आइन है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसका सफिक्स भी लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है? किन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है? हमने अभी अभी डिस्कस किया। एमॉर्फस एमॉर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ब्रोमीन क्रिस्टलाइन है, सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टलाइन है, मरकरी Hg क्रिस्टलाइन है। वहीं पर अगर हम गिलास की बात करेंगे, गिलास एक एमॉर्फस सॉलिड है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस एंड सेकंड टाइप होता है हिटेरोजीनस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। अनडिस्टिंग्विशेबल दैट मीन्स हम उनको ऐसे ही अनएडेड आई से हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम हिटेरोजीनस की बात करेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेटली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। अब अंडरस्टैंड करो, होमोजीनियस में मैं आपको बोलूंगा अगर हम साल्ट प्लस वाटर लेंगे, क्या हमें ऐसे ही पता चलता है कि इस वाटर में साल्ट है? डेफिनेटली नॉट। तो वो हमारा बन जाता है होमोजीनियस। वहीं पर अगर हम वाटर लेंगे, H2O लेंगे और इसमें सैंड रखेंगे, तो हमें डेफिनेटली अनएडेड आई से भी पता चलता है कि ये जो वाटर है इसमें क्या है, इसमें सैंड है। दैट मींस जो ये वो वाला सोल्यूशन हमारा बन जाएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनेंगे, एक तो बनेगा वाटर, दूसरा बनेगी सैंड, और उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहां पर आ जाओ, हमें देखना है होमोजीनियस स्टार्च एंड शुगर, नहीं ये तो हिटेरोजीनियस बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। मेथनॉल एंड वाटर, याद रखना ये क्या होता है, ये होमोजीनियस होता है, हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर हम ग्रेफाइट एंड चारकोल की बात करेंगे तो ये भी क्या है, हिटेरोजीनियस है, ये भी आंसर नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी हिटेरोजीनियस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, जर्मीनियम और क्लोरीन। तो डेफिनेटली जर्मीनियम जो है, जर्मीनियम एक क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर यहां पर है, ठीक है ना। क्या ये बात भी ठीक क्लियर है? नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर होता क्या है, यहां पर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं। सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर वो होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी जिसकी होगी इन बिटवीन मेटल्स, और आई वुड से कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते हैं, कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं। अब जिस सब्सटेंस की कंडक्टेंस इन दोनों के मीडियम पॉइंट में होगी तो उसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो ग्रुप 13 और ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स जो है ये सारे के सारे क्या है, सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम जर्मेनियम को भी देखेंगे तो ये हमारा सेमीकंडक्टर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये किसने डिटरमाइन किया था? जे थॉम्पसन, R.M. मिल्टन, रदरफोर्ड और चैडविक। रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसने बेसिकली जो रेडियो एक्टिविटी की एक्सपेरिमेंट्स ने की थे, एंड इसने बीटा रेज को क्या किया था, डिस्कवर किया था, बीटा रेज को या अल्फा रेज को इसने डिस्कवर किया था। ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। चैडविक की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। अगर हम जे थॉम्पसन की बात करेंगे तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, R.M. मिल्टन, तो यही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज को यहां पर डिटरमाइन किया था, करवाया था। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी। देखो, अगर हम फ्रीज करेंगे सब्सटेंसेस को, फ्रीजिंग ऑफ सब्सटेंसेस अगर हम करेंगे तो उनसे क्या होती है, जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। अब डेंसिटी इंक्रीज क्यों होती है? डेंसिटी जो होती है ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो सेम रहता है, वॉल्यूम में चेंज आएगी। जब हम टेम्परेचर को जब हम फ्रीजिंग करेंगे, दैट मींस टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फ्रीजिंग से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, ये जो वाटर है, याद रखना
H2O एक एक्सेप्शन है, ये एक ऐसा नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है जिसकी अगर हम फ्रीजिंग कराएंगे, जहां पर जब हम फ्रीजिंग कराते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो डेंसिटी होती है, याद रखना जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, वो डिक्रीज होती है, एंड ये वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता है। दैट मीन्स वाटर एक ऐसा नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है जिसको अगर हम फ्रीज करेंगे, जितनी भी हम इसको फ्रीजिंग कराएंगे तो ये उतना एक्सपैंड होता है, ये एक्सपैंडिंग बिहेवियर दिखाता है। क्लियर? नेक्स्ट टू इट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम प्लस। सोडियम एक प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा, यहां पर हाइड्रोजन होता है, यहां पर हीलियम होता है, हाइड्रोजन के एग्जैक्टली नीचे क्या होता है? लिथियम, ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर सोडियम होता है, और लिथियम के साइड में अगर हम देखेंगे यहाँ पर होता है बेरिलियम, ठीक है ना। अगर हम सोडियम का देखेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11 के इक्वल टू, 11 के इक्वल टू एटॉमिक नंबर का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू 11। अगर हम सिंपली सोडियम की बात करेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन यहाँ पर सोडियम प्लस की बात हो रही है। ये प्लस का मतलब क्या होता है? अगर एक प्लस है दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है। अगर 2 प्लस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। सिमिलरली यहाँ पर देखो Na एक प्लस की बात हो रही है, दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 11 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। याद रखना अगर चार्ज नेगेटिव में होता है, अगर यहां पर होता Na नेगेटिव, जब यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब होता है इसने गेन किया है। याद रखना इसने गेन किया है, तो एट दैट सिचुएशन हम क्या बोलते? हम बोलते जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे Na माइनस में वो होंगे 11 प्लस 1, वो बन जाता 12, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमें देखना है Na प्लस में, तो वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स गोइंग टू बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू। जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो किसकी वजह से होती है? अभी अभी हमने डिस्कस किया, जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बोनेट्स, यहां पर मैं लिखूंगा कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ किसके किसके? कैल्शियम के एंड इसके साथ साथ मैग्नीशियम के, ठीक है ना। ऑप्शंस को देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट से नहीं होती है। यहां पर हमारे दो आंसर बन जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट एंड यहां पर है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कार्बोनेट से भी होता है एंड बाइकार्बोनेट से भी होता है, तो ये दो ऑप्शंस हमारे यहां पर करेक्ट आंसर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया में कौन सा एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर आ गया है। यूरिया की बात करेंगे, यूरिया यहां पर मैं लिखूंगा, यूरिया को हम और एक नाम से जानते हैं दैट्स कार्ब एमाइड, कार्ब एमाइड। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी केमिकल फार्मूला को याद करेंगे या यहां पर लिखेंगे, केमिकल फार्मूला को यहां पर हम लिखेंगे दैट इज CONH2 होल ट्वाइस, ये होती है इसकी केमिकल फार्मूला। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें डायरेक्टली ये व्हाट्स द फार्मूला ऑफ यूरिया यही पूछेगा क्वेश्चन, तो ये फार्मूला आप याद रखना। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है एंड हाइड्रोजन भी है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, क्लोरोफॉर्म जो है इसकी एम्पायरिकल फार्मूला क्या होती है? CHCl3, CHCl3 जो है इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हम इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसके होते हैं? अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसके कितने स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं? 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन की बात करेंगे 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं एंड क्लोरीन की बात करेंगे तो 2 ही स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। वहीं पर अगर हम टिन की बात करेंगे, टिन को अगर हम देखेंगे तो इसके कितने आइसोटोप्स होते हैं? स्टेबल आइसोटोप्स के अगर हम यहाँ पर देखेंगे, स्टेबल आइसोटोप्स इसके पास होते हैं 10, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 10। टिन के बारे में और एक बात यहाँ पर बोल दूं, टिन का सिंबल होता है SN एंड अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो दैट्स 50 एटॉमिक नंबर वाला, एंड SN जो है इसकी क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं SN से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैज, आइसोटोप्स का क्या होता है? यहां पर मैं 3 टर्म्स आपको बोलूंगा, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप,
टोन्स। ये तीन टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये परफेक्टली अलाइंड है टू योर एग्जाम्स। आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स वो वाले एटम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, याद रखना, मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। सॉरी, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर हम आइसोबार्स की बात करेंगे तो मास नंबर जो है वो सेम होगा, और अगर हम आइसोटोन्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे। यहां पर अंडरस्टैंड कीजिए, अगर मैं यहां पर लेट मी इरेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इरेज दिस, ओके, दिस फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है ना। ओके, मैं यहां पर लिखूंगा, अगर मैं एक एलिमेंट को लिखूंगा x से, मैं उसको डिनोट करूंगा, तो नीचे मैं लिखूंगा z एंड ऊपर मैं लिखूंगा a। ये जो a होता है इसको हम बोलते हैं मास नंबर, याद रखना। और ये जो z होता है ये होता है एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसी के इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल टू, एंड यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एक स्टेबल एटम होता है, ये होता है मास नंबर, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखेंगे तो दैट वो होता है दैट्स इक्वल टू a माइनस जी, ठीक है ना। ये भी आप यहां पर याद रखिए। अब यहां पर हमने तीन टर्म्स को लिखा था, आइसोटोप्स, इसके बाद हमने लिखा था आइसोबार्स, इसके बाद हमने लिखा था आइसोटोन्स, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तीन टर्म्स है। आइसोटोप्स का हमने अभी क्या बताया था, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, दैट मींस G1 शुड बी इक्वल टू G2, ठीक है ना। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो डेफिनेटली इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। आइसोबार्स का हमने क्या बताया था, इनका मास नंबर सेम होना चाहिए, दैट मींस A1 शुड बी इक्वल टू A2, ठीक है ना। ये वाला जो है ये इसको मास नंबर बोलते हैं, ये इनका सेम होना चाहिए। वहीं पर अगर हम आइसोटोन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की फॉर्मूला क्या है, a माइनस जी, दैट मींस a1 माइनस जी वन शुड बी इक्वल टू a2 माइनस जी2, ठीक है ना। तो ये बन जाएंगे क्या, आइसोटोन्स। अब ऑप्शंस को देखो, हमें आइसोटोप्स को यहां पर देखना है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नो ये तो नहीं होगा। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी नहीं होगा। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन नंबर, अगर न्यूक्लियस सेम होगा तो ये क्या बन जाएगा, आइसोटोन्स, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होना चाहिए, या हम बोलेंगे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज, इनमें से कौन सा वाला सॉलिड हार्डेस्ट होता है। Na, सोडियम की बात करेंगे तो ये सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। डायमंड की बात करेंगे तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ होता है। अब ये हार्डेस्ट क्यों होता है, बिकॉज इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जितने ज्यादा मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय ऑल द अदर मेटल्स फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, इनमें से किस वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं बाकी सारे मेटल्स से। बेसिकली एक मेटल दूसरे मेटल को तब डिस्प्लेस कर सकता है जब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जो मेटल यहां पर मैं लिखूंगा, अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी दैट मींस डिस्प्लेसमेंट उस मेटल की क्या होगी, कम, और वो बाकियों को डिस्प्लेस ज्यादा कर सकता है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद यहां पर मैं लिखूंगा कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक होता है, उसके बाद आयरन होता है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा एसएन होता है, दैट मींस टिन होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा पीबी होता है, लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, एचजी होता है, एजी होता है, एंड यहाँ पर मैं बोलूंगा आपको गोल्ड होता है, एयू होता है। दैट मींस ये जो गोल्ड है, जो मैंने लास्ट में लिखा, ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। दैट मीन इसको सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, रेड्यूस, डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या गोल्ड यहाँ पर हमारा आंसर है, नो, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। इसके बाद जो सबसे कम है वो है सिल्वर, तो सिल्वर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी सारे मैग्नीशियम की बात करो, जिंक की बात करो, मैग्नीशियम की बात करो, जिंक की बात करो या कॉपर की बात करो, इन सब की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू व्हाट, इन कंपेरिजन टू दिस एजी, दैट इज सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which catalyst is used in the contact process, contact process में हम किस कैटलिस्ट को यूज करते हैं। पहली बात, contact process होती क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला होती है H2SO4 और इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएजेंट को यूज करते हैं, कैटलिस्ट को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं V2O5, दैट इज वेनेडियम ऑक्साइड। याद रखना, वेनेडियम ऑक्साइड। तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट्स V2O5। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। इनमें से कौन सा वाला मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नेट डाइपोल जो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर हम नॉन पोलर की बात करेंगे, नॉन पोलर में जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करेंगे यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है ना। अब देखो BF3 को देखो, जो ऑप्शन नंबर सी है BF3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमारा होगा B, ये कुछ इस तरीके से F बन जाएगा, यहां पर भी बन जाएगा F एंड यहां पर भी बन जाएगा F। अगर आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा तो इसका जो मोमेंट होगा, इसका जो पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा डाइपोल मोमेंट होगा, उसका नेट जो आएगा वो आएगा जीरो के इक्वल टू, दैट मींस ये नॉन पोलर बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, CO2 की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो C, ये है O और ये है यहां से भी O, ठीक है ना। तो ये वाला ये बन गया एक डाइपोल और यहां से बन गया और एक डाइपोल C पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। जब ये डाइपोल बन गया तो ये वाला डाइपोल और ये वाला डाइपोल आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहां पर भी जीरो के इक्वल टू आएगा नेट डाइपोल, तो ये भी नॉन पोलर बन जाएगा। अगर हम CCl4 की बात करेंगे तो CCl4 को मैं रिप्रेजेंट, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डालूंगा, इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाता हूं, ये है C एंड इसके साथ मुझे लगाना है Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl। तो ये वाला वन ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इन द सिमिलर वे ये दो क्लोरीन जो है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ओवरऑल जो नेट आएगा वो भी आएगा किसके इक्वल टू, जीरो के इक्वल टू। दैट मींस ये भी क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स नन ऑफ द अबव। इन वाले मॉलिक्यूल्स में से कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक। ओके, विद दिस दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।